सीरीज में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने वायरस एंड सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर के ही आगे। जहां तक पिछले वीडियो का सवाल है तो पिछले वीडियो में हमने यह जाना था कि प्रत्येक सजीव कोशिका सिद्धांत का पालन करता है और कोशिका सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक सजीव कोशिका से बना हुआ है, या तो वह एक कोशिका से बना होगा या तो अनेक कोशिकाओं से बना होगा। अगर वह एक कोशिका से बना है तो एक कोशिकीय जीव कहलाएगा, और अगर वो एक से अधिक कोशिका से बना हुआ है तो बहुकोशिकीय जीव कहलाएगा। यहाँ पर अगर हम कोशिका सिद्धांत की बात करें और आगे, तो सजीव द्वारा किया गया हर कार्य दरअसल कोशिका द्वारा किया गया कार्य होता है। प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनी होती है। और हम अगर आगे बढ़ें कि आखिर ये कोशिका और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि सेल स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट आउटर कवर है, दूसरा पार्ट सेल ऑर्गेनेलिस है, और तीसरा जो है वो केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस। तो हम शुरू कर देंगे यहाँ पर आउटर कवर से। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के पहले उसको जरूर देखें, और उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आउटर कवर। और आउटर कवर के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। कोशिका भित्ति, तो जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि कोशिका भित्ति सेल का सबसे बाह्य आवरण होता है। इसके बारे में सबसे पहली बात जो जानने लायक है वो ये है कि यह जंतुओं में नहीं पाई जाती, यानी कि यह कोशिका भित्ति जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, यह प्लांट सेल में पाई जाती है। तो सबसे पहले ये कहाँ होगी? प्लांट सेल में। हालांकि और भी सेल हैं जहां यह कोशिका भित्ति पाई जाती है, हम अभी थोड़ी देर बाद ये देख रहे होंगे। दूसरी बात इसके बारे में जानने लायक है वो ये है कि यह संरचना निर्जीव संरचना है। दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है कि यह जो कोशिका भित्ति है वह एक निर्जीव संरचना है। और तीसरी बात जो जानने लायक है वो ये कि यह पूर्ण पारगम्य है, यानी कि फ्रीली परमिएबल। तो फ्रीली परमिएबल यानी कि पूर्ण पारगम्य का मतलब यह है कि कोई भी चीज इसके अंदर जा सकती है, कोई भी चीज इसके बाहर आ सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। कैसी पारगम्य है? पूर्ण पारगम्य है। अब हम ये जानेंगे कि दरअसल यह कोशिका भित्ति जो होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है। तो सबसे पहले हम जान लें कि प्लांट में यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट में यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, और कवकों में यह काइटिन की बनी होती है। कवकों में यह काइटिन की बनी होती है, काइटिन। और जो शैवाल होते हैं, शैवाल में भी यह सेल्यूलोज की ही बनी होती है। तो यहाँ पर 2 चीज समझें कि जो प्लांट है, प्लांट सेल में भी शैवाल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और जो शैवाल यानी कि एल्गी होते हैं उनमें भी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जानकारी हो गई सेल वॉल के बारे में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज और जानना है आपको कि जो 2 प्लांट सेल होती हैं, 2 प्लांट सेल अगर एक दूसरे से जुड़ी हैं तो किसी न किसी सीमेंटिंग मटेरियल के माध्यम से जुड़ी होंगी, यानी कि बीच में कोई ना कोई ऐसा पदार्थ होगा जो उन्हें
जोड़कर रखे हुए हैं। इस तरह से बीच में अगर कोई पदार्थ भरा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक सीमेंटिंग मटेरियल ही कह सकते हैं। जैसे कि सीमेंट दो ईंटों को जोड़ता है, उसी तरह से दो प्लांट सेल को भी कोई मटेरियल जोड़ रहा होगा, उसे हम सीमेंटिंग मटेरियल कह सकते हैं। तो उसका नाम अगर हम जाने तो वो होता है पेक्टिन। अब ये पेक्टिन क्या करता है, इन दो प्लांट सेल को जोड़े हुए। अब एक चीज यहां पर समझ लीजिए कि जब फल, कोई भी फल पकता है तो पेक्टिन का पाचन हो जाता है और पेक्टिन पाचित होकर फ्रक्टोज में बदलता है। फ्रक्टोज पाचन होने का मतलब अणुओं के टूटने से है, तो पेक्टिन के अणु टूटकर फ्रक्टोज में बदल जाता है। तो फल कैसा हो जाता है, मुलायम और मीठा। तो मीठा किस लिए, क्योंकि फ्रक्टोज एक शुगर है इसलिए वह मीठा हो जाता है, और चूंकि पाचन होता है यानी कि अणु टूटते हैं इसलिए वह मुलायम हो जाता है। क्योंकि पहले नहीं टूटे हुए होते हैं अणु इसलिए यह काफी मजबूत जोड़ होता है, और पेक्टिन जब टूटता है तो वह ये जोड़ जो है बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए फल पकने के बाद मुलायम और मीठा हो जाता है, उसका ये कारण। चलिए इसको यहां पर खत्म करके हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने पहले भी जाना था कि आउटर कवर में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक सेल वॉल और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, या फिर जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो आपको पता है कि सबसे आउटर में सेल वॉल आपने पढ़ ली, उसके बाद जो मेम्ब्रेन होती है वह सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप जान लीजिए कि यह चयनात्मक रूप से पारगम्य होते हैं। चयनात्मक रूप से पारगम्य, कभी कभी लोग इसे अर्ध पारगम्य भी कहते हैं, कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है, अर्ध पारगम्य होती है। अब एक बात समझ लीजिएगा, इस अर्ध पारगम्य और चयनात्मक रूप से पारगम्य का क्या मतलब है। हमने कहा था कि सेल वॉल कैसी है, पूर्ण पारगम्य है, यानी कि कोई भी चीज अंदर आ सकती है, कोई भी चीज बाहर जा सकती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन से हर चीज अंदर और बाहर नहीं जा सकती। वह चयन करके, मतलब जिसको बाहर जाने देना है केवल उसी को बाहर जाने दे सकती है, और जिसको अंदर आने देना है उसको अंदर आने देती है। इसका मतलब वो पहले क्या करती है, चयन करती है कि भाई इसको अंदर आने देना है या इसको अंदर आने नहीं देना है। इसी को कुछ लोग अर्ध पारगम्य बोल देते हैं, लेकिन अर्ध पारगम्य का मतलब तो ये हुआ ना कि आधी चीजों को अंदर आने देती है, आधी चीजों को नहीं आने देती। लेकिन ऐसा नहीं है, आधा वाला कोई काम नहीं है। जिस चीज की जरूरत है उसे अंदर आने देती है, जिस चीज की जरूरत है बाहर जाने के लिए तो उसे बाहर जाने देती है। इसलिए अगर कोई पूछे कि अर्ध पारगम्य है या चयनात्मक रूप से, तो ये ज्यादा सही है। हालांकि दोनों ही सही है, लेकिन अगर कोई दोनों में से पूछे तो ये ज्यादा सही है। इसको इंग्लिश में कहेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल और ये सेमी परमिएबल। ठीक है, तो पहली बात आपने जान ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि यह सेमी परमिएबल है। इसके अलावा और जो बात जानने लायक है वो ये कि आखिर ये किस चीज से बनी होती है। तो यह दो चीजों से बनी होती है, एक लिपिड और दूसरा प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन से। अब प्रोटीन शब्द से तो आप परिचित होंगे, लेकिन यहां पर यह लिपिड क्या है, तो वसा तो आपने सुना ही होगा, फैट। अगर वसा कैसा है, ठोस है, तो उसे हम फैट कहते हैं, लेकिन अगर वसा कैसा हो, तरल हो, तो हम उसे लिपिड कहते हैं। तो तरल वसा और प्रोटीन से यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना बनी होती है। हम थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि कैसे बनी होती है। अगर हम
कि मान लें इस डायग्राम के माध्यम से कि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसके एक छोटे से पार्ट को हम यहां से अगर काटें और इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो वह कुछ इस तरह से दिखेगा। कि ये जो पार्ट है ये ऊपर और नीचे संरचना है वह प्रोटीन है और इसके अंदर जो संरचना दिख रही है वह लिपिड है। लेकिन ये जो मॉडल है ये मॉडल मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी आर पार चला जाता है और यहां पर आप देखेंगे कि जब पानी इसके आर पार जाने को होगा तो प्रोटीन से तो पानी अंदर चला जाएगा, लेकिन इस लिपिड से, इस वसा से पानी अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए पानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पारगम्य होगा ही नहीं, इसलिए यह मॉडल सही नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि कौन सा मॉडल सही है। तो यहां पर मैं बना देता हूं कि कौन सा मॉडल सर्वमान्य है। तो सर्वमान्य है जो मॉडल वो इस तरह से कि ऊपर और नीचे प्रोटीन की संरचना है, ये बात सही है। बीच में लिपिड भरा हुआ है, ये बात भी सही है। लेकिन बीच बीच में प्रोटीन भी इस तरह से है। तो आप यहां पर समझ लीजिए कि अगर पानी होगा तो वो कहां से चला जाएगा? यहां से। इसलिए इस मॉडल को सर्वमान्य मॉडल माना जाता है। तो यहां पर आपने समझ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की संरचना है और उसका मॉडल जो है वो इस तरह का है कि ऊपर और नीचे की परत प्रोटीन की है, बीच में लिपिड भरा हुआ है, लेकिन बीच बीच में क्या है? प्रोटीन है, क्योंकि पानी को आर पार भेजा जा सके। चलिए, तो यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझ लेने के बाद हम दो प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस यानी कि परासरण और डिफ्यूजन यानी कि विसरण। तो यहां पर दो विलयन आपके सामने हैं, दो सॉल्यूशन, जिन दोनों सॉल्यूशनों में पानी की मात्रा यानी H2O की मात्रा 250 ml है, लेकिन जो नमक है दोनों में अलग अलग है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है A और ये जो सॉल्यूशन है B, A में 5 ग्राम नमक है और B में 15 ग्राम नमक। तो आप जानते हैं कि तनु विलयन और सांद्र विलयन यानी कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, यानी कि जो गाढ़ा होता है उसे हम सांद्र कहते हैं या हाइपरटोनिक कहते हैं, और जो पतला होता है उसे हम तनु या फिर हाइपोटोनिक कहते हैं। तो इस हिसाब से ए जो होगा वो कैसा होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा और बी जो होगा वो हाइपरटोनिक, या हिंदी में लिखना चाहे तो ये तनु होगा और ये सांद्र होगा। तो एक चीज आपने बचपन से पढ़ी है कि कोई भी अणु जो है वो अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर अगरबत्ती जला दी जाए तो अगरबत्ती की सुगंध जो है यहाँ से उस दिशा में जाएगी जहां पर वह सुगंध नहीं है। अगर पानी को फैला दिया जाए तो पानी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगा, अगर पानी जैसे ही फैला दिया जाए तो। और जैसे कि और भी कई चीजें हैं, अगर कोई विलेय अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जा रहा है तो उस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। इस विलयन में, इस उदाहरण में अगर इस प्रक्रिया को समझें तो किसी वजह से अगर ये दोनों विलयन या दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से मिल जाएं तो नमक कहां से कहां की ओर जाएगा? नमक इस विलयन से इस विलयन की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिक कहां है? इस तरफ है, 15 ग्राम। इसलिए नमक का जो प्रवाह होगा वो B से A की ओर होगा। अब प्रश्न ये है कि पानी किस तरफ जाएगा? तो आप ये कहेंगे
कि पानी तो किसी तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों विलयनों में पानी की मात्रा तो बराबर है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कोई भी अणु अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है, जबकि पानी तो दोनों में बराबर है। इसलिए इस विलयन में पानी कहीं भी नहीं जाएगा, जबकि ऐसा नहीं। क्यों? भले ही दोनों विलयनों में 250 ml पानी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पानी इसमें ज्यादा है। क्यों है इसमें ज्यादा? क्योंकि हम बात करते हैं पानी की, तो हम मुक्त पानी की बात कर रहे हैं, जल के मुक्त अणुओं की बात कर रहे हैं। तो जल के मुक्त अणु कहाँ ज्यादा होंगे? जहां नमक कम होगा, क्योंकि कम नमक के साथ पानी एंगेज है, यहाँ पर ज्यादा नमक के साथ पानी एंगेज है, इसलिए यहाँ पर पानी कम है। इसलिए पानी क्या होगा? ए से बी की ओर जाएगा। पानी कहां से कहां की ओर जाएगा? ए से बी की ओर। अब इसी प्रक्रिया को कहते हैं परासरण। किसको? जल के विसरण को परासरण कहते हैं। जल के अलावा कोई भी पदार्थ, कोई भी अणु अगर अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जा रहा है तो हम क्या कहते हैं? कि उसका विसरण हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन यदि जल अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जा रहा है तो हम क्या कहते हैं? परासरण हो रहा है। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है कि परासरण के लिए दोनों विलयनों के बीच एक झिल्ली का होना आवश्यक है, जिसे हम अर्ध पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसीलिए हम ये टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अगर बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो जल हमेशा कहाँ जाएगा? अधिक से कम की ओर। तो ये कोई समझने वाली बात नहीं है कि जल अधिक से कम की ओर जा रहा है। समझने वाली बात और याद रखने वाली बात ये है कि देखिए जल कहां से जा रहा है? जहां कम नमक है वहां से कहां जा रहा है? जहां पर अधिक नमक है। तो निष्कर्ष ये निकालिए कि जहां नमक की मात्रा ज्यादा होगी पानी उसी ओर जाएगा। तो ये निष्कर्ष यहां पर समझ लीजिए कि पानी कहां जाएगा? जहां नमक की जगह आप कोई अन्य लवण भी कह सकते हैं कि जहां लवणों की मात्रा अधिक होगी पानी उसी ओर जाएगा। अब इस सिद्धांत को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, नहीं तो सब ऊपर से चला जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बचपन से आपने एक बात सुनी होगी कि अगर किशमिश को लेकर आए और उसको पानी में डाल दें तो किशमिश सुबह तक क्या बन जाएगी? अंगूर बन जाएगी। आपने ये सुना होगा। ठीक बात है कि किशमिश को अगर पानी में डाल दिया जाए तो इस तरह से पानी है और किशमिश को रात में लाके यहाँ पर इस तरह से डाल दिया जाए। तो ये बताइए, मैंने क्या कहा? लवण मतलब इसकी जगह लवण मतलब शक्कर भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। तो ये बताइए कि इस किशमिश के अंदर शक्कर ज्यादा है या इस पानी के अंदर? तो स्वाभाविक सी बात है कि किशमिश के अंदर शक्कर ज्यादा है, इसलिए पानी कहाँ जाएगा? बाहर से अंदर की ओर। इसलिए सुबह तक ये किशमिश क्या बन जाएगी? अंगूर बन जाएगी, यानी कि बाहर का पानी उसके अंदर भर चुका होगा। इसी को तो कहेंगे क्या? परासरण। और अभी मैंने क्या कहा? परासरण के लिए क्या होना जरूरी है? अर्ध पारगम्य झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। तो आप पूछेंगे इस प्रक्रिया में कहाँ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? है ना, ये जो किशमिश है उसमें भी तो कोशिकाएं होंगी। उन कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या नहीं? तो बिल्कुल है। अब देखिए और भी एग्जांपल समझिए। कभी कभी चर्चा करते हैं, कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि बताओ कि स्वच्छ जल की मछली को अगर खारे पानी में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? यानी कि किसी तालाब या नदी की मछली को उठाकर समुद्र में डाल दिया जाए तो क्या होगा? अभी जान लेते हैं क्या होगा। देखिए यहां पर मछली है कौन सी हमारे पास?
स्वच्छ पानी की, यानी कि नदी की मछली है यहाँ हमारे पास। ये नदी की मछली है, मान लीजिए। तो नदी की मछली को उठाकर आप कहाँ ले जाएंगे? सागर में, यानी कि समुद्र में। तो मुझे ये बताइए कि नदी की मछली के अंदर भी तो पानी होगा? बिल्कुल होगा। वह पानी कैसा होगा? स्वच्छ होगा, क्योंकि नदी में है वह। तो उसके अंदर जो पानी है वो स्वच्छ है, उसमें नमक की मात्रा कम है। लेकिन जैसे ही उसको सागर में छोड़ दिया जाएगा, जब उसे सागर में छोड़ दिया जाएगा, तो सागर के पानी में नमक कैसा है? ज्यादा है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि पानी कहां से कहां की ओर जाता है? पानी जहां नमक ज्यादा होता है वहां जाता है। और इसके शरीर के अंदर जो पानी है उसमें तो नमक कम है, इसलिए उसके शरीर के अंदर का पानी बाहर निकल आएगा और मछली क्या होगी? मर जाएगी। ऐसे कई एग्जाम्पल, अब आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि समुद्र के पानी को, समुद्र की मछली को अगर नदी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? अब आप सोच लीजिए, उसके अंदर पानी भर जाएगा, इसलिए वह मर जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि आप अपने डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं और ऑस्मोसिस के उदाहरण समझ सकते हैं। अब कुछ उदाहरण मैं ऐसे देता हूं जो आपको महत्वपूर्ण लगेंगे, कि जैसे डब्बा बंद अचार या और कोई भी डब्बा बंद खाद्य चीज, जैसे अचार। अचार हम सालों तक खाते हैं, मतलब इस बार डाल लिया 1 साल तक, कभी कभी 2 साल तक खाते हैं। तो ये अचार खराब क्यों नहीं होता? अचार खराब इसलिए नहीं होता क्योंकि अचार को आप बाकायदा पहले सुखाते भले ही ना हो, लेकिन उसमें इतना मसाला डालते हैं, इतना अधिक मसाला डालते हैं कि मान लीजिए अचार है, इसके अंदर बहुत सारा मसाला डाल दिया आपने। अब मान लीजिए इसको खराब करने के लिए कौन आएगा? बैक्टीरिया आएंगे, कवक आएंगे। यही तो खाने पीने की चीजों को खराब करते हैं। जैसे ही यह बैक्टीरिया और कवक इसे खराब करने आएंगे, और वो कहाँ गिर जाएंगे? इस घोल में, जिसमें आपने बहुत सारा नमक, बहुत सारी मसाला, बहुत सारा तेल सब डाल दिया है। जैसे ही यह बैक्टीरिया इसमें प्रवेश करेगा तो क्या होगा? इनके अंदर भी तो क्या है? कोशिका है, और उस कोशिका में क्या है? पानी है। तो पानी कहाँ की ओर, पानी कहां से कहां की ओर जाएगा? जहां नमक देखे तो नमक कहां देखे? इस पूरे अचार में या इस पूरे विलयन में। तो कवक या बैक्टीरिया के अंदर का पानी जो है वो कहां चला जाएगा? बाहर निकल आएगा, जिससे कवक और बैक्टीरिया मर जाएंगे, इसलिए अचार खराब नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम इन सारे एग्जाम्पलों की बात करें तो फिर बहुत सारा समय निकल जाएगा, इसलिए आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि यहाँ पर यह निष्कर्ष समझ लीजिए कि पानी किसी कोशिका के अंदर है या कोशिका के अंदर ना भी हो, तो वह पानी अगर वहां पर अर्धपारगम्य झिल्ली अगर मौजूद है तो वह पानी किस ओर गति करेगा? जहां पर नमक ज्यादा होगा। एक एग्जांपल और समझ लीजिए, यदि आपने सलाद काट के रखी और उस पर नमक डाल दिया तो क्या हो जाता है? पानी निकल आता है कि नहीं निकल आता? क्यों निकल आता है? क्योंकि पानी वहीं जाएगा जहां पर नमक ज्यादा होता है। तो यहां पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए, और भी कुछ एग्जाम्पल सोचिए, सारे एग्जाम्पल यहीं पर फिट हो जाएंगे। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है कि किसी कोशिका का जल बाहर निकल आ रहा है और वो मर जा रही है, उसी निर्जलीकरण को एक नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि कोशिका का पानी अगर बाहर निकल रहा है, बाहर कैसे निकलेगा? अगर वो किसी बहुत अधिक सांद्र विलयन में, नमक वाले विलयन में उसे डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? उसका पानी बाहर निकल आएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, जिसके कारण उसकी मौत हो जाएगी। उसी को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि इस ऑस्मोसिस प्रक्रिया का प्रयोग हम किसी भी खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए, इतनी बातें क्लियर हैं। और कुछ एग्जाम्पल भी आप सोच सकते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित जो भी बातें या जो भी चर्चाएं हुई हैं या इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई फैक्ट रह गया है तो यह भी हम
कोशिश करेंगे कि उस फैक्ट को, उन क्वेश्चंस को आपको इसी चैनल के माध्यम से या हमारी इंस्टाग्राम की आईडी पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। थैंक यू।